नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज बात करेंगे जनता मांगे जवाब में एसआईआर को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत के साथ ही सियासी टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। वोटर लिस्ट अपडेट करने की इस प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर चुनाव आयोग और बीजेपी का मिला जुला डरावना प्रयास है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर फायदा उठाना है। तो वही बीजेपी का साफ कहना है कि वोटर लिस्ट का सत्यापन चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नियमित प्रक्रिया है या फिर इसके जरिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश। जैसे जैसे एसआईआर आगे बढ़ेगा, सियासी तापमान और भी बढ़ने के आसार हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर सियासत उबाल मार रही है। देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि एसआईआर चुनाव आयोग और बीजेपी का डरावना प्रयास है, लेकिन कांग्रेस देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग का दोहन कर रही है, लेकिन हर बूथ पर कांग्रेस का बीएलए तैनात रहेगा। एसआईआर की प्रक्रिया पर पूरी नजर रखी जाएगी। कांग्रेस किसी भी सूरत में वोट चोरी नहीं होने देगी। एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। मैं मानता हूं हमारी ड्यूटी है कि जब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चले तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी सजगता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वोट के मत के अधिकार के लिए बूथ पर लड़ता हुआ दिखे और मध्य प्रदेश में वो होगा। दूसरी ओर बीजेपी नेता एसआईआर के समर्थन में बयानबाजी के साथ साथ कांग्रेस को भी घेर रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का संवैधानिक अधिकार है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की आपत्ति पर भी रामेश्वर शर्मा ने करारा जवाब दिया है। देखिए, जीतू पटवारी जी हों या कांग्रेस के नेता हों, मुझे लगता है ये संविधान विरोधी हो चुके हैं। ये निर्वाचन आयोग के विरोधी हो चुके हैं। या तो निर्वाचन आयोग इनकी मंशा अनुसार करे। मुझे बताइए, क्या निर्वाचन आयोग की ये प्रक्रिया नहीं है कि जो निर्वाचन आयोग में नाम है वो उनके सत्यापित होना चाहिए? देश में होने वाले एसआईआर और उसको लेकर लोगों में असमंजस की हालत पर स्वराज एक्सप्रेस ने देश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत से खास बातचीत की है। ओपी रावत का कहना है कि एसआईआर से घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, जिसका फायदा सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा। मैं सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहूंगा कि किसी भी तरह की भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की शंका की जरूरत नहीं है। किसी भी वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज करने का हक किसी को भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं है। अगर आप वोटर हैं, नागरिक हैं, अगर आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर सामान्यतः रह रहे हैं, तो आपका वोट सुरक्षित रहेगा। आप बिना चिंता के अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरिए, बीएलए को जानकारी दीजिए। बहरहाल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने का ऐलान कर दिया गया है। ये काम 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन किया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा ने ही सियासी पारा गरमा दिया है। देखना होगा जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सियासत और क्या क्या रंग दिखाती है। रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने एसआईआर को लेकर जो है पूरे, अब देश में बात की जाए, पहले बिहार की बात थी, अब पूरे देश की बात करेंगे, 12 राज्यों की बात करेंगे। जब से ऐलान हुआ है तब से एसआईआर पर जो है रार ही रार नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है प्रियंका दुबे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही शिल्पी अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, और साथ ही स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता जो है शिल्पी अग्रवाल जी आपसे है। एसआईआर को लेकर बिहार में इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने चलाया, महागठबंधन ने चलाया है, गद्दी छोड़ वोट छोड़, लेकिन जब ज्ञानेश कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहे थे उसमें देखा होगा आपने, जीरो अपील, यानी किसी को एसआईआर होने से कोई आपत्ति नहीं, एक मुकदमा नहीं, एक शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। फिर ये ढिंढोरा इतना क्यों पीटा गया?
और जो 12 राज्यों में आगे एसआईआर की बात कही जा रही है, उसको लेकर के आप संतुष्ट है नहीं है, या अभी फिर भी जो है ये पूरा कैंपेनिंग जारी रहेगा, गद्दी छोड़ वोट छोड़? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिहार एसआईआर को लेकर जो मामले हैं वो अभी लंबित हैं। वहां पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर के लिए अभी स्थगित कर दी है। तो ज्ञानेश कुमार जी ये ना कहें कि सारे के सारा पूरा भारतवर्ष जो है वो एसआईआर से संतुष्ट है। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो आप ही ने तो कहा था कि इस एसआईआर के माध्यम से हम घुसपैठिए देश से बाहर निकालेंगे, हम अवैध वोटर्स को अलग करेंगे। तो ज्ञानेश कुमार जी ये भी तो बता दीजिए कि बिहार में आपको कितने घुसपैठिए मिले। आप घुसपैठियों पर बात नहीं करते हैं, उनके ऊपर आप आंकड़े जारी नहीं करते हैं। आपने 27 लाख नाम जो हैं वो एसआईआर के माध्यम से हटा दिए, लेकिन आप अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो 27 लाख नाम हटाए हैं उनके पीछे का आधार क्या है। कितने ऐसे वोटर्स इसमें थे जिनके पास दस्तावेजों की कमी थी, जिसके चलते आपने इन नामों को काटा है। साथ ही देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका जो 21 सूत्रीय सुधार एजेंडा था उसके अंदर एसआईआर था नहीं, फिर भी आप एक ये अभ्यास एसआईआर लेकर आ गए जून 2025 में। और क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं, तो क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली कि आप 12 राज्यों की जो वोटर लिस्ट है उसको आज रात आप सीज कर देंगे? ये दूसरा चरण आप एसआईआर का गठित करने जा रहे हैं। और साथ ही देखिए, 9 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें योगेंद्र यादव जी ने बहुत सारे दावे, अहम दावे प्रस्तुत किए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ही विधानसभा क्षेत्र से लगभग 5 लाख जो हैं वो डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 63 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियां मिली हैं। अगर आप व्यसक वोटर्स को देखेंगे तो जो जनवरी 2025 में विशेष सारांश पुनरीक्षण हुआ था उसमें व्यसक वोटर्स आपने कितने बाहर किए थे? 27 लाख। लेकिन जब आपकी एसआईआर होती है तो यही व्यसक वोटर्स कितने बाहर हो जाते हैं? लगभग 81 लाख। यानी आप 3 गुना वोटर्स को बाहर कर देते हैं। उसी के साथ आपने जो ड्राफ्ट बनाया था इसका, जो ड्राफ्ट सूची थी उसमें 3.66 लाख वोटर्स को आपने अयोग्य घोषित कर दिया था। जो चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति थी उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा था कि जो इनवैलिड इलेक्टर्स रिमूव्ड है उसमें 3.66 लाख वोटर्स हैं। तो अगर आप स्थानीय लोगों की पूछेंगे तो उसमें से कितने सारे वोटर्स थे जो मिस इन्फॉर्म्ड थे इसको लेकर। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर आप बात शिंपी जी, नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं समझ गया बात के लिए। आपके आरोप जो थे वो शुरू से जो है वही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 0 अपील, यानी कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं। तो क्या यह माना जाए कांग्रेस या महागठबंधन जो है सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार के बयान के खिलाफ जाएगा, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपील दायर करेगा? फिलहाल जितनी मुझे जानकारी, अभी कोई अपील, कोई मामला नहीं पहुंचा है विपक्ष की तरफ से। शॉर्ट में जवाब चाहूंगा, तो सीधा बीजेपी प्रवक्ता को करूंगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो एसआईआर हो रहा है इसके अंदर पारदर्शिता रहनी चाहिए। और जो तो मैडम पारदर्शिता कैसे आएगी? एक तरफ आप बोलते हैं मुख्य चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं हवा हवाई नहीं, टीवी चैनलों में आके हम डिबेट ना करें। आप बकायदा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला, वहां पे आपने कोई अपील दायर की है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ? आप यहां उनके बयान को जो है निराधार बता रहे हैं। हमने ज्ञानेश कुमार जी से स्पष्ट रूप से प्रश्न किए हैं। ज्ञानेश कुमार जी कांग्रेस के प्रश्नों का उत्तर दे दें। वो उन प्रश्नों के उत्तर देने से क्यों घबरा रहे हैं? क्या वो पब्लिक तो कोर्ट का रास्ता है ना मैडम, वो घबरा रहे हैं तो आप उनके हालत से निकलवाइए जवाब। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहां भी नहीं जाते, हलफनामा भी नहीं देते हैं, टीवी चैनल में आके ट्विटर पर काम नहीं चलेगा मैडम। शिंपी जी, सुप्रीम कोर्ट है ना आपके लिए। नहीं, ट्विटर पे नहीं, हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। राहुल गांधी जी ने पूरी चलिए अब मेरे एक मिनट 30 सेकंड समझ चाहूंगा। शिंपी जी, बहुत सारे पैनलिस्ट, सबको सुनना पड़ेगा, 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आपने कहा कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वास नहीं करती हूं, झूठे आंकड़े पेश किए हैं, और एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि हमने जो है चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्लीज जानकारी मुहैया कराई है। तो आपके सवालों को वो कैसे सही मान लें? के ऊपर वो आंकड़े प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस ने उनसे प्रश्न किया कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले हैं, तो इसके ऊपर ज्ञानेश कुमार जी आंकड़े पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रख रहे हैं? चलिए मैं दोबारा पे आऊंगा, बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेता हूं। जैसा कि आपने सुना है, इनको प्रियंका जी, शिंपी जी तमाम प्रकार के आरोप लगा रही हैं। आपको बिहार चुनाव में खरी खोटी भी सुनने को मिली, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप मिली, यहां तक कि यह तक कह दिया गया कि चुनाव आयोग कार्यालय में अपना एक बीजेपी का कार्यालय भी आप खोल लीजिए, क्योंकि संचालित तो आपसे हो रहा चुनाव आयोग।
आयोग। ऐसे में जब बिहार राज्य में एसआईआर हो रहा था तो इतनी सारी खरी खोटी सुननी पड़ी, अब तो 12 यानी 1 दर्जन राज्यों में होने जा रहा है। तो इसको लेकर क्या तैयारी है? अभी भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और वो घुसपैठिए कौन से क्या चिन्हित किए जाएंगे इन 12 राज्यों में जिनका जिक्र सिम्पी जी कर रही हैं? आप सभी को छठ पर महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात जब बिहार से निकली है तो सर्वप्रथम में मेरी जो बड़ी बहन है और बहुत विद्वान और बहुत स्पष्टवादी प्रवक्ता है कांग्रेस की, तो जो इसके पहले लास्ट सीआईआर हुआ है 2002 से 2004 तक 8वीं बार कांग्रेस के शासनकाल में, और यही बात जब इन्हीं के मंत्री KN राजन्ना जी ने कर्नाटक में कह दी थी, जहां से विवाद शुरू हुआ था विधानसभा से कर्नाटक की, कि वहां पे वोट चोरी हुई है या वोट डुप्लीकेसी हुई है, जो इसी भी प्रकार के आरोप लगाए गए थे। तो ये बात खुद इनके मंत्री ने स्वीकार कर ली कि अगर ऐसा हुआ है तो गलती तो कांग्रेस की है, क्योंकि वहां सरकार कांग्रेस की है, वेरिफिकेशन जो हुआ है वो कांग्रेस का हुआ है, और इसके पहले जितने भी जो भी आप डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सारा की एसआईआर का जो 8वीं बार तक का हुआ था 15वीं बार हो रहा है, तो 2002 से 2004 के बीच में हुआ। तो मेरी बड़ी बहन बताएंगी कि उस समय तो शासनकाल कांग्रेस का था, तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ, जो भी गड़बड़ियां हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब त्रुटि सुधार की बात अगर हम, आप लोगों ने कहा कि वोट चोर गड्डी छोड़, तो वोट चोरी को तो आपको उस समय से बताना चाहिए था जब ये सन 1952 से एसआईआर चालू हुआ, उस समय आपको इसको प्रतिबंधित करना चाहिए था अगर ये प्रक्रिया सही नहीं है तो। दूसरी चीज, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी कि अगर जो भी रिकॉर्ड मेंटेन है 20 साल पहले तक के हैं, तो मतलब जो भी गड़बड़ियां हैं वो 20 साल पहले तक त्रुटि सुधार हुए, उसके बाद त्रुटि सुधार हुए नहीं। अब त्रुटि सुधार हो रही है तो फिर बवाल क्यों? और जिस कोर्ट की आप बात कर रही हैं उस ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सहमति दी है और एसआईआर कराने की परमिशन दी। तो अब तो आपको कोर्ट के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए, न्यायपालिका के ऊपर आपकी आस्था होनी चाहिए। और तो और सबसे पहले गद्दी तो आपकी सोनिया गांधी जी को छोड़नी चाहिए, जो कि 1980 में वोटर लिस्ट में जुड़ती हैं, फिर नाम काट दिया जाता, जबकि उनको नागरिकता नहीं मिली थी उस समय तक भारत की। फिर 1983 में उन्हें नागरिकता मिलती है, लेकिन उसके पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है। तो उस समय आप लोग मौन क्यों थे? आप लोग चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते, आप लोग उस दिन चुनाव आयोग के ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जब राजेश खन्ना जी की, सोनिया गांधी जी की, राजीव गांधी जी की फोटो वायरल हो रही थी? यहाँ पर भी तो चुनाव आयोग की अगर हम बात करें, गोपनीयता का अवहेलना थी, उल्लंघन था, उस समय आप लोग मौन रह लिए। और उससे भी बड़ी बात तो कपिल जी ये है कि जब मतपेटियां लूटी जाती थी और पूरी सेना के साए में चुनाव करवाए जाते थे, जब कांग्रेस शासन में जब इस तरीके से अराजकता फैलाई जाती, तब मौन रहे। और तो और इलेक्शन को जब आरोप ये है कि आप शुद्धिकरण नहीं कर रही हैं सूची का, आप जो है उनके वोट बैंक काट रहे हैं घुसपैठियों के नाम पे, ये आरोप है। 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, फिर देवदत्त दुबे साहब को रुक करूंगा। कपिल जी, एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया हो, जो कोर्ट ने तक मान्य किया कि आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीता, ही तो कोर्ट ने टिप्पणी करी थी इंदिरा गांधी जी के ऊपर, उसके बाद ही तो आपातकाल लगाया गया। तो जिन लोगों ने दुरुपयोग किया है उनको जहां देखो वहां दुरुपयोग नजर आएगा। उन्होंने कभी स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से, शुद्धता से कभी अगर सरकारी तंत्र को कार्य करने दिया होता तो आप मुझे बताइए, RK त्रिवेदी जी, VS रमादेवी जी, TN शेषन जी, MS गिल जी, ये लोग राज्यसभा से सीधे राज्यपाल बनते क्या? कैबिनेट मंत्री बनते क्या? ये तो चुनाव आयुक्तों को इन्होंने हमेशा एक तरीके से पारितोषिक देती आई है कांग्रेस गवर्नमेंट, और आज जो है वो शुद्धिकरण की बात कर रही है। जवाब लूंगा सीधा, का होता है। बिल्कुल मैं जवाब लूंगा, सीधा दुबे साहब का रुख करूंगा। दुबे साहब, जिस तरीके से जो ऐलान हुआ है 12 राज्यों में जब एसआईआर होगी, कहा जा रहा है कि इन राज्यों में चुनाव पहले हैं इसलिए इसको टारगेट किया जा रहा है, एसआईआर को किया जा रहा है। क्या लगता है इस एसआईआर से कितने बदलाव होंगे? विपक्ष जो बार बार कह रहा है कि ये जो है घुसपैठियों के नाम पर जो उनके वोट बैंक काटे जा रहे हैं, चेहरे दिख दिख के काटे जा रहे हैं, ये आरोप कितना सही है? क्योंकि हमारे देश में जो है, मैं बात करूं, 74,000 बच्चे जो है प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं और 26 से 44,000 लोगों की जो है प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो ये जन्म मृत्यु का जो आंकड़ा बढ़ रहा है इसमें बदलाव होना चाहिए, एसआईआर में बदलाव, एसआईआर होना चाहिए? देखिए, ये तो
बहुत जरूरी, जैसे हम नियमित शारीरिक जांच कराते, ब्लड सैंपल लेते हर 2-4 महीने, एक साल में, जिसकी जो अवधि हो, तो ये तो एसआईआर में क्यों किसी को दिक्कत होनी चाहिए? क्योंकि यदि किसी का नाम काटा जाता है कि आपका वोट बैंक का काटा जाता, तो ऐसा संभव नहीं है। कोर्ट है, सब कुछ संस्थाएं, और वहीं आप जो दस्तावेज चाहिए वो प्रस्तुत करो। ऐसा कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि आपके दस्तावेज हों और आपका नाम काट दे, ये संभव ही नहीं है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देश का चुनाव करते हैं, प्रदेश का चुनाव करते हैं मतदाता, जो हमारे नीति निर्धारक होते हैं, तो उसमें फेयर मतदाता जो होना चाहिए वही वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और इसका बहुत परीक्षण होना चाहिए। आप कहोगे फर्जी मतदान होता है, मतदान ना कराओ, तो कैसे? मतदान तो होना ही है ना। ऐसे ये एसआईआर भी होना ही है, और उसको तो मुझे लगता है किंतु परंतु कोई स्थिति नहीं है। और सरकार को जो विपक्ष सवाल उठाते हैं उसके पर्याप्त जवाब देना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए। जो उनकी आपत्ति है, जैसे बिहार में है, तो उनको स्पष्ट बता देना चाहिए सब कि ये है मामला, इतना हमने जांच की, इतने घुसपैठिए पाए गए, इतने सही, इतने गलत मतदाता। इसमें क्या है? इसमें मुझे लगता है कि कोई दुविधा और द्वंद्व नहीं होना चाहिए। यदि दलों में दुविधा और द्वंद्व रहेगी तो आप समझिए उस मतदाता में कितनी दुविधा द्वंद्व बढ़ेगी। वो क्या समझेगा कि हम सरकार चुन रहे हैं कि फर्जी मतदान करने वाले सरकार चुन रहे हैं, या हमें वो हरा रहा जिसको हम जिता रहे हैं? ये कैसे संभव? इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की बहुत बड़ी संस्था है, इसी के आधार पर सब संस्थाओं का चयन होता है। तो इसलिए लोकतंत्र की ये जो शक्ति है वो हमेशा बेदाग रहनी चाहिए, उस पर आस्था और विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। ये राजनीतिक दलों की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है जैसे और मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी मुद्दे हो सकते हैं देश में चुनाव के लिए, लेकिन ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। इस पर सर्वसम्मत और सर्व स्वीकृत बात होना चाहिए कि ये होना चाहिए। और आपके नेटवर्क हैं, आप लोग अपने अपने दल को देश का बड़ा दल कहते हैं, और एक सरकार में, दूसरा लोकसभा में विपक्ष में है, तो आप कितने कार्यकर्ता होंगे जो मतदाता बूथ पे आपकी बात रख सके? एक एक मतदाता की आप सामने पुष्टि कराइए ना कि ये सही, ये गलत। उसमें क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी। मुझे लगता है ये बहस का नहीं मुद्दा होना चाहिए, दुविधा और द्वंद्व नहीं होने चाहिए। ये तो बिल्कुल पारदर्शी काम होना चाहिए और सबको मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। शिंपी जी, जैसा कि दुबे साहब कह रहे थे कि पूरा पारदर्शी तरीके से काम होता है, और जिसके पास सही दस्तावेज है, अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उसको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगा इस में, और कम शब्दों में जवाब चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है, सभी पैनलिस्ट को 1-1 मिनट का समय है। आपने बड़े आसानी से कह दिया कि एसआईआर जो है गलत तरीके से 27 लाख वोटर कार्ड दिए गए बिहार के वगैरह के, लेकिन चलिए मैं बिहार का आंकड़ा दे देता हूं आपको। 1.5 लाख बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं, साथ में बीएलए भी रहता है, जो आप लोग राजनीतिक पार्टी जो है 14 पार्टी बिहार के, उन्होंने 1.5 लाख बीएलए मुहैया कराए थे। इनकी बीएलओ और बीएलए मिलकर जो है ये पूरा शुद्धिकरण करते हैं। तो क्या माना जाए कि आपके जो पार्टी, जो आप आरोप लगाए, आपकी पार्टी के जो बीएलए थे वो जिम्मेदार नहीं थे? उन्होंने भी क्या एसआईआर में गड़बड़ झालक किया है, गोलमाल किया है? 27 लाख जो वोट मतदाता कटे उसमें आपके बीएलए का भी हाथ है क्या? शिंपी जी, मैम अनम्यूट कीजिए, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अनम्यूट ही है। जी, हाँ, आ रही आवाज आ रही है। हाँ, 27 लाख नहीं 47 लाख हैं, 47 लाख वोटर्स हैं जो कटे हैं कपिल जी। और हमारा तो स्पष्ट प्रश्न है चुनाव आयोग से कि पहले वो आधार नहीं, पहले मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए आप। बीएलओ के साथ बीएलए भी रहते हैं, 1.5 लाख बीएलए थे, आपकी पार्टी के बीएलए थे, क्या उनका हाथ भी है 47 लाख वोटर के नाम काटने में? उनका हाथ नहीं है, उनका हाथ नहीं है। हमने आधार पूछा है, बीएलए आधार नहीं बचाएगा, नाम जुड़ा, नाम कटा, वो देखना उनका काम है। हमने जो चुनाव क्या देखा आपकी पार्टी के बीएलए? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। उस समय आवाज नहीं उठाई कि नाम काट रहे, गलत नाम काट रहे हैं। आपने सुनिए ना, समय आपने कम दिया है, पूरी बात सुन लीजिए। देवदत्त जी जो वोट बैंक की बात कर रहे हैं, तो 2019 में असम में भी एक एनआरसी हुई थी, अंतिम प्रकाशन हो गया था। 19 लाख जो है वो घुसपैठिए पाए गए थे, जिसमें से 7 लाख मुसलमान थे और 12 लाख गैर मुसलमान थे। क्या आपने उन घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल दिया? आज 6 साल हो चुके हैं, इस पर भी कोई जवाबदारी है या नहीं है? और जहां पर स्टेटमेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात है, तो यही जो 2018 में गृह राज्य मंत्री थे किरण रिजिजू जी, वो स्टेटमेंट देते हैं कि अवैध रूप से इतनी घुसपैठ होती है कि कितने अवैध लोग भारत में रह रहे हैं ये बता पाना मुश्किल है। और अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी कहते हैं कि एक बार पुनः एनडीए की सरकार बना दीजिए, हम चुन चुन के घुसपैठिए बाहर निकालेंगे। तो आपको खुद ही नहीं पता है घुसपैठिए है या नहीं है। और 11 साल से आपकी सरकार क्या कर रही थी?
तो देखिए सवाल अंतिम अंतिम एक लाइन में जवाब चाहूंगा शिल्पी जी, एक लाइन में जवाब चाहूंगा। तमाम गृह मंत्री का आपने बयान बता दिया है, ज्ञानेश कुमार की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट कब जा रही है चलिए बता दीजिए, हम उसको भी दिखाएंगे। अरे कोर्ट में तो है ना, ज्ञानेंद्र यादव जी ने तो कोर्ट के अंदर दलीलें प्रस्तुत करके रखी हुई हैं। चुनाव आयोग उसी का जवाब दे दे कि एक विधानसभा में 5 लाख नाम डुप्लीकेट नाम कैसे मिले हैं, जो 63 लाख जो डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं वो कैसे पाई गई हैं, ये सब एसआईआर के बाद की बात है। चलिए समय का अभाव है। प्रियंका जी बड़े आरोप लग रहे हैं, घुसपैठिए कहाँ है? ये तो सब कोर्ट में ही है जी, मैं जवाब लेता हूं, समय का अभाव है। प्रियंका जी, घुसपैठियों के नाम पर लोगों को जो डराने का काम करती हैं, दूसरी पार्टियों को आप हंसते खेलते नहीं देख सकती हैं, ये आरोप लग रहे हैं आप पे। कहाँ है घुसपैठिए, कितने घुसपैठिए बिहार में निकाले आपने? एक मिनट में जवाब चाहूंगा प्रियंका जी। बदलती हुई डेमोग्राफी के ऊपर बिहार के इनके नेता, साथ ही सीपीआई के नेता वीएस अच्युतानंदन जी सीएम ऑफ केरला 2010 में चिंता जता चुके हैं कि बदलती डेमोग्राफी जो है वो चिंताजनक है, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। और बताइए तो कितने पकड़े आपने? आंकड़े पेश नहीं करती हमारे देवदत्त दुबे साहब ने कहा था, बताइए ना, सरकार की जिम्मेदारी है कि कितने आपने आतंकवादी, कितने घुसपैठिए। जिम्मेदारी है और ये मैं बिल्कुल खुले मन से आभार व्यक्त करती हूँ देवदत्त सर का, जिन्होंने ये बात कही। इसी के लिए तो एनआरसी लाए थे, जिसका विरोध इन्होंने शुरू कर दिया। पूरे देश में लागू करने वाले थे एनआरसी, सीए वगैरह, तो शाहीन बाग का आपने पूरा के पूरा दंगा फैला दिया। और एनआरसी के लिए आप लोग मोर्चा खोले हुए हैं और आप लोग कहते हैं कि घुसपैठिए बाहर गए, तो लिस्टिंग करके ही बाहर करेंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, लिस्टिंग शुरू करते हैं, तो फिर आप लोग को मरोड़ क्यों उठ रही है? चलो प्रियंका जी, आगे जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, प्रियंका जी एक लाइन में जवाब चाहूंगा, समय का अभाव है। जो आगे 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है, वहां पे आप घुसपैठियों के नाम जारी करेंगे, क्या प्रकाशन करेंगे दिखाने के लिए विपक्ष को? अगर आवश्यक होगा तो निश्चित तौर पे पारदर्शिता के लिए ये कदम भी उठाया जाएगा। देवदत्त दुबे साहब का रुख करूंगा, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। दुबे साहब, जिस तरीके के अभी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, जो विपक्ष वो संतुष्ट नहीं है। एक राज्य में एसआईआर हो गई, जब संतुष्ट नहीं है, और जब 12 राज्यों में होगी, तो क्या लगता है ये संतुष्टि का जो है पायदान बनेगी क्या विपक्ष का एसआईआर? देखिए, विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत होना जरूरी है और जागरूक होना जरूरी है। उनको भ्रमित नहीं रहना चाहिए ना कुछ, उनको पूरी स्थिति पर नजर रखना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को और बीएलओ के साथ अटैच करें, पूरी ईमानदारी से काम करवाएं, तो मुझे लगता है कहीं दुविधा द्वंद्व नहीं होगी। मैं फिर कहूंगा कि कोई गलत तरीके से नाम नहीं काटा जा सकता है, लोकतंत्र देश में कायम है। और आप जो गलत लोग उनके नाम कट जाना चाहिए, उसमें क्या है, उसमें सब दलों के लिए ठीक है। और इससे कोई सरकार बनती बिगड़ती नहीं है। यदि 47 लाख नाम कट भी गए या हो गए, उससे कोई सरकार नहीं बन रही। लाखों करोड़ों मतदाता है देश में, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक भी वैध मतदाता अछूता नहीं रहना चाहिए, सबकी कोशिश होना चाहिए। जैसे कि एक भी निरपराध को अब सजा नहीं मिलना चाहिए, इसी तरह एक भी वैध मतदाता, क्योंकि ये लोकतंत्र की यज्ञ है जिसमें सबकी आहुति जरूरी है। और इसके लिए ईमानदारी से सब लोग प्रयास करें तो मुझे लगता है कोई बड़ा काम नहीं है। सबका नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं की टीम बूथ स्तर पर है। इधर तो हम पढ़ते लिखते सुनते हैं कि एक बूथ 10 यूथ और इतना मजबूत हमारा बूथ, तो बस वो बूथ वहां अड़े ना किए, ये नाम सही, ये गलत, ये आधार कार्ड की, ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो भी है दस्तावेज अपने प्रस्तुत करे, वो नाम जुड़वाए, और इसके बाद ना हो तो वहीं पंचनामा बनाए, शिकायत करे, निराकरण हो जाएगा। उसमें कौन सा दुविधा द्वंद्व है? ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। मैं बार बार सभी दलों के जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, इसको पूरा लोकतंत्र का यज्ञ मानकर सब ईमानदारी से अपनी आहुति दें उसमें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो यज्ञ हो रहा है, उसमें आहुति जो है विपक्ष की और सत्ता पक्ष की दोनों की होती है। अब देखना होगा कैसा के मुद्दे को लेकर जो है क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए देवदत्त दुबे साहब आपका, शिल्पी जी आपका, साथ ही प्रियंका दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि एसआईआर का मुद्दा जो है सिर्फ बिहार तक था, लेकिन अब 12 राज्यों में यह आंकड़ा जो है बढ़ने वाला है। इसको लेकर जो सियासत भी खूब हो रही है, बिहार राज्य में जब इतनी सियासत हुई तो देश में देखना होगा, 12 राज्यों में देखना होगा कि वहां पर कैसी क्या सियासत होगी। और बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर की जानकारी साझा कर रहा है, उस जानकारी पर भी विपक्ष को भरोसा नहीं है। तो आखिर विपक्ष को भरोसा कैसे आएगा, यह भी जो है सत्ता पक्ष को तय करना चाहिए, विपक्ष को तय करना चाहिए, दोनों दलों को बैठकर तय करना चाहिए। और इसमें जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब कहते हैं कि किसी भी वोटर का हित नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल दोनों दलों को रखना चाहिए। फिलहाल के इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।